नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न की बात करेंगे। मैथ्स पेडागोजी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस बाय जायसवाल सर। ये आपके 100 प्रश्न जो है आपके पेडागोजी की कंप्लीट तैयारी कर देता है। 30 में से 15 पेडागोजी के, 15 कंसेप्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंसेप्ट की क्लासेज आप एनसीईआरटी बेस्ड डेली चल रही है। साथ ही साथ पेडागोजी की भी क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में 30 आप में से 30 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, ये 100 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना आवर टीचर्स फैमिली है। प्रश्न पूछा गया कि गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी होती है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न रिपीट होता है। तो गणित की सभी शाखाओं में जो सबसे प्राचीनतम हमारी कहलाती है वह हमारी कहलाती है अंकगणित। तो यहाँ पे जो आपका अंकगणित ऑप्शन वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली जो शिक्षण विधि कहलाती है वह कौन सी कहलाती है। तो रेखा गणित प्रायोगिक स्तर पर जो प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कहलाती है दोस्तों, वह हमारी प्रदर्शन विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। तो कोई भी अच्छी मूल्यांकन विधि वही होती जिसमें क्या देखा जाता है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि देखी जाती है, वही आपकी एक अच्छी मूल्यांकन विधि कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है। तो जैकब एल मोरेनो का संबंध जो है आपकी समाज मिति विधि से है। ये भी आपको नोट कर लेना है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है समस्या समाधान विधि के सोपान कितने हैं। तो समस्या विधि का जो सोपान कहलाता है वह होता है निष्कर्ष निकालना। क्योंकि देखिए, कोई भी समस्या है हमारे सामने है, उस समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाधान मतलब निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो यह समस्या विधि का सोपान होता है निष्कर्ष निकालना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों में निश्चितता और शुद्धता। जी हाँ साथियों, गणित विषय की विशेषता पूछी जाती है। तो यहाँ पे तर्कपूर्णता होती है गणित विषय, परिणामों में इसमें निश्चिंतता होती है। जैसे अगर 2+2 करते हैं तो 2+2 = 4 होता है, तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, और इसमें शुद्धता भी होती है। तो यहाँ पे हमारा गणित विषय की ये तीनों विशेषताएं हो जाएंगी। साथ ही साथ आपका अगला प्रश्न है कि चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला जो विषय कहलाता है वह कौन सा कहलाता है। तो चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय हमारा गणित की बात करेंगे, आपके मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि गणित निष्कर्ष सर्वमान होते हैं क्यों। देखिए, कोई भी गणित के जो निष्कर्ष होते हैं वह सर्वमान इसीलिए होते हैं क्योंकि यह किस पर आधारित होता है, यह तर्क पर आधारित होता है। यह हम ऑलरेडी आपसे बात भी कर चुके हैं इनकी विशेषता के बारे में। अगला है शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किस पर किया गया। तो शिक्षण उद्देश्यों का जो क्रमिक वर्गीकरण किया गया था ब्लूम के द्वारा वर्गीकरण किया गया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो देखिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो बुद्धि है ये अंग नहीं कहलाती। जी हाँ, ब्लूम टेक्सोनॉमी है, इसमें बुद्धि जो है अंग नहीं आएगी, बाकी जो 3 ऑप्शन रहेंगे वह आपके अंग रहेंगे। ये C-TET में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन आपका तथ्य जो है गलत दिया गया है। तो संश्लेषण विधि में यह तथ्य कि विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, ऐसा नहीं। विश्लेषण से पहले प्रयुक्त नहीं होती, पहले विश्लेषण होता है, इसके बाद फिर आपका संश्लेषण होता है। ठीक है, तो संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। यह तथ्य गलत है कि विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। तो ये जान लीजिए, विश्लेषण से पहले आपका संश्लेषण नहीं होती है। ठीक है, पहले विश्लेषण होगा, विश्लेषण के बाद में आपका संश्लेषण होता है। अगला है कौन सा सिद्धांत जो है प्रयोजना विधि का हिस्सा नहीं है, या कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है। तो देखिए, मूल जो सिद्धांत होता है यह आपके प्रयोजना विधि का नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में जो सम्मिलित होता है वह क्या सम्मिलित होता है। तो सभी लोग आपने D.Ed B.Ed किया है, वहाँ पे आपने पाठ योजना बनाया होगा, तो वो सारी चीज़ें आप समझते हैं ऑलरेडी। तो दैनिक पाठ योजना के निर्माण में जो सम्मिलित होते हैं वह हमारे विषय वस्तु का चयन भी सम्मिलित होता है, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण भी होता है, और शिक्षण विधियों का निर्माण भी होता है। अगला प्रश्न है कि अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। कोई भी देखिए, अनुप्रयोग संबंधी जो आपके उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति कब होती है, जब छात्र जो होते हैं
कुछ समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुन लेते हैं। जी हाँ साथियों, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति तभी होती है जब छात्र जो है कोई समस्या हल करने की उपयुक्त विधि जो है चुनता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? तो ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं, भावात्मक पक्ष की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्ञानात्मक पक्ष की बात की गई है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में उद्देश्यों का जो सर्वाधिक योगदान है वह आपके ब्लूम ने दिया है। जी हाँ साथियों, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सर्वाधिक योगदान और कोई नहीं, आपके ब्लूम ने दिया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। साथ ही साथ पाठ योजना का भाग नहीं होता। देखिए पाठ योजना के क्या भाग नहीं होते हैं? तो पाठ योजना के जो है उद्देश्य जो है वह आपके भाग नहीं होते। अगला प्रश्न है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता और कोई नहीं, आपके प्लेटो कहलाते हैं। और ये आपके टीटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ प्रश्न है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। अगला निगमन विधि का उपयोग है। तो निगमन विधि का उपयोग क्या 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 होता है? तो निगमन विधि का उपयोग हमारा सूत्र का प्रयोग करना निगमन होता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जो निगमन विधि होती है वह नियम से एग्जाम्पल या रूल्स टू एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, नियम से लेके उदाहरण की ओर होती है। तो कहीं ना कहीं निगमन यानी नियम होता है, तो सूत्र का प्रयोग करना कहीं ना कहीं नियम हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र आधारित विधि है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो शिक्षण सूत्र आधारित विधि होती है वह हमारी कौन सी कहलाती है? निगमन विधि कहलाती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। साथ ही साथ अगला प्रश्न है, विशिष्ट से समान तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र आधारित जो विधि कहलाती है वह कौन सी कहलाती है? तो यहाँ पे जो दिया गया है कि विशिष्ट से समान और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो शिक्षण सूत्र आधारित विधि होती है वह हमारी कहलाती है आगमन विधि, जो आपके एग्जाम्पल्स टू रूल्स होती है, यानी उदाहरण से नियम की ओर चलाती है। अगला प्रश्न दिया गया कि गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र की अगर बात करते हैं तो गणित शिक्षण की प्रेरणात्मक सिद्धांत के जो सूत्र कहलाते हैं वह कहलाती है सजीवता। अगला जो प्रश्न है कि गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक क्यों होता है? तो कोई भी गणित शिक्षण का अगर पाठ योजना का निर्माण आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि विषय वस्तु का विकास जो है सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? रेखा गणित की बात कर रहे हैं और इनके प्रमुख आयामों की बात की जा रही है। तो प्रमुख स्थान जो है आकार, विस्तार और स्थिति पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? तो गणित विषय का संबंध सबसे अधिक सभी लोग जानते हैं साइंस से होता है, विज्ञान से होता है। तो हम विज्ञान की बात करेंगे। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? उसे शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है। इसके बाद आपका प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। क्या प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया गया है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन में जो ब्लूप्रिंट होता है वह क्या होता है? तो आपने अक्सर देखा होगा गणित में जो है मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट जो होता है वह प्रश्न पत्र निर्माण की एक आधारशिला होती है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि किस विधि के अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कलांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना चाहिए? ये किसके लिए किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? इकाई योजना विधि। जी हाँ, यूनिट जो ये आपके विधि होती है, मेथड होता है, यूनिट विधि की बात करते हैं, यूनिट मेथड की बात करते हैं। तो यूनिट मेथड के अंतर्गत आपका निर्धारण किया जाता है पूरे अध्याय में कितने शीर्षक हैं, इसके अंतर्गत कितने कलांश है, किन किन दिनों को पढ़ाना चाहिए, ये इकाई योजना विधि की बात करते हैं। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो गणित के नियम व निष्कर्ष जो होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या होता है? तो आगमन विधि का जो प्रमुख दोष हमारा कहलाता है वह हमारा कहलाता है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? देखिए आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। देखिए गणित के अध्ययन में बात करें, मैथ्स स्टडीज की बात करते हैं, तो गणित के अध्ययन में एक बच्चे में जिस गुण का विकास होता है वह गुण और कोई नहीं, आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच होता है। अगला प्रश्न है कि गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है? तो सभी लोग जानते हैं, कई बार पूछा गया है, हागवेन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक रोजर वेकन का भी कथन पूछा जाता है। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या होता है? ये CTET में आया हुआ प्रश्न है, साथ ही साथ अदर TT एग्जाम में भी यह पूछा गया प्रश्न है। तो उपलब्ध परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में केवल उद्देश्यों का अंतर होता है। किसका होता है? मल्ली वन उद्देश्यों का अंतर होता है।
अगला है, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए। तो देखिए किसी भी त्रिभुज की हम रचना करते हैं तो पहली बात तो है, त्रिभुज की रचना के लिए हम यहाँ पे तीन रेखाओं के मिलन को त्रिभुज कहते हैं, तीन कोणों के मिलन को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आवश्यक सामग्री या उपकरण होगा, कंपास, पैमाना और पेंसिल की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण विशेषता कहलाती है वह हमारी वैधता कहलाती है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध आपके उद्देश्य से होता है। इसके साथ साथ आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में देखा जाए गणित का सर्वाधिक उपयोग सामाजिक व आर्थिक दोनों रूपों में होता है। अगला है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। तो बजट बनाना यह अध्यापक का कार्य नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी कहलाती है। तो सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिक्षण सामग्री वह कहलाता है प्रत्यक्ष अनुभव, जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला, छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से जो है गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, वह अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। तो कोई भी छात्र, बालक, बालिका है, गणित की गणना में गति तभी प्रदान कर सकता है जो वह बालक अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। इसलिए हम आपसे भी करते हैं प्रैक्टिस और अभ्यास, इसीलिए बार बार करते हैं। आप लोग भी इसी तरह अभ्यास करते रहिए, डेली क्लास अटेंड करिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% पक्का है। और आउट ऑफ 150 में अगर आप लोगों को 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आने वाली क्लासेज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा होता है। अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है। किसने कहा, मैंने कहा था ना, एक आता है रोजर बेकन का कथन। ठीक है। तो गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी अगर शब्द आएगा तो फिर रोजर बेकन का कथन हो जाता है। ये भी नोट कर लेना, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न, रिपीट हुआ प्रश्न है। अगला, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में जो है सबसे उच्च उद्देश्य जिसे माना गया है वह हमारा कहलाता है मूल्यांकन, इवाल्युएशन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, समान से विशिष्ट का सिद्धांत किस में प्रयोग होता है। तो समान से विशिष्ट का सिद्धांत की अगर बात करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, निगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर जो चलती है, रूल्स टू एग्जाम्पल, नियम की बात करते हैं। तो समान से विशिष्ट का सिद्धांत निगमन विधि में जो है प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि गणित में किस विधि में हम पराया सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं गणित में जो विधि और पराये सूत्र की अगर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं निगमन विधि की बात करते हैं। तो गणित में निगमन विधि में हम जो है पराये सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है निगमन विधि सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। देखिए, जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, तो जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़ाने जाएंगे तो गणित विषय में अगर बच्चों को जो है रुचि उत्पन्न करना है, और अक्सर हमारे यहाँ देखा जाता है कि मैथ्स में बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं, रुचि ही नहीं लेते हैं, तो उनको रुचि उत्पन्न कराना है। उसके लिए पढ़ाने का तरीका आप क्या अपनाएंगे, उसके लिए पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए वह मनोरंजन एवं खेल संबंधी होना चाहिए। बच्चों को मनोरंजन पूर्वक समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, खेल खेल में पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे क्या है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जिज्ञासा लेते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमजोर है, इनमें से कौन सी विधि का उपयोग में लेंगे। देखिए, आप शिक्षक हैं, तो एक विद्यार्थी गणित विषय में अगर कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में बच्चा कमज़ोर है, तो इनमें से कौन सी विधि आप लोग अकॉर्डिंग टू टीचर अगर बात करें तो कि कौन सी विधि आप उपयोग में लेंगे, तो वह हमारी विधि कहलाती है उपचारात्मक तरीका। क्योंकि बच्चा कमज़ोर है तो ये आपको उपचार करना है। जब भी कहीं भी हमारी चोट लग जाती है तो हम कहीं ना कहीं उपचार कराते हैं, तो ये एक चोट ही होता है, जो बच्चा सीख नहीं पाता उससे उपचारात्मक तरीका आपको अपनाना चाहिए। अगला, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और समित पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है। देखिए, आप शिक्षिका हैं और अपने बच्चों को, बालक बालिकाओं, विद्यार्थी शिक्षार्थियों से पत्तियों के एकत्र करने और समित पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती हैं। ये जो कार्य शिक्षिका द्वारा प्रयास किया जा रहा है, यह दर्शाता है वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी को दर्शाता है। अगला जो प्रश्न है, एक गणित जो है शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय
विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है। अक्सर देखा होगा आपने, डीएड बीएड किया है तो आपने 6 मंथ का या होता है यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो जब आप लोग विद्यालय में पढ़ाए होंगे, ठीक है, तो एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों को अक्सर जो पृष्ठ पोषण लेती है वो एक क्या होता है? इस क्रिया को रूपक आत्मक आकलन कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? इस क्रिया को रूप आत्मक आकलन कहा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो सभी लोग जानते हैं गणित की जो प्रकृति होती है वह आपके तार्किक रूप में होती है। अगला प्रश्न है अभ्यास शिक्षण किस में सहयोग करता है? तो अभ्यास शिक्षण जो होता है वह सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में सहयोग करता है। अगला क्रियात्मक गणित का महत्व क्या होता है? तो क्रियात्मक गणित का महत्व सभी लोग जानते हैं, इस नाम से ही हमारा छिपा हुआ है। क्रियात्मक मतलब स्वयं करके सीखना। तो क्रियात्मक गणित का हमारा महत्व क्या हो जाता है? स्वयं करके सीखना क्रियात्मक गणित का महत्व हो जाता है। अगला गणित की भाषा का अंग क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं गणित की भाषा का अंग जो होता है संकेत, सूत्र, संख्या, चर की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है गणित शिक्षण का जो है किस विषय में महत्व होता है? तो गणित शिक्षण में आपके समुदाय, सिद्धांत एवं तर्क विज्ञान पर अत्यधिक महत्व होता है। अगला है अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो अंक गणित की अगर शिक्षण विधि जो उपयुक्त मानी जाती है वह कहलाती है विश्लेषण विधि। कौन सी कहलाती है? विश्लेषण विधि की बात करते हैं। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो कोई भी अध्यापक जो है कक्षा शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनुष्य चालक उद्देश्य की प्राप्त करता है। अगला है गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो अगर एक आप मैथ्स के टीचर हैं, एक गणित के अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, तो जो आपकी मुख्य भूमिका होती है वह आपके दार्शनिक मित्र परामर्श के रूप में होती है। अगला जो प्रश्न है कि गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? तो गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि आपकी आगमन निगमन विधि, दोनों विधियां ये मानी जाती है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र क्या होता है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र जो मानते हैं वह आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति होती है। साथ ही साथ अगला प्रश्न है गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक जो उपयुक्त तरीका क्या है, क्या नहीं होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी मैथ्स के प्रॉब्लम्स जो होते हैं, गणित की जो समस्या होती है उसमें समाधान का सर्वाधिक जो उपयुक्त तरीका नहीं होता है वह रट लेना। तो रट लेना यह उपयुक्त तरीका आपका नहीं होता है। तो रटना सभी लोग जानते हैं पेडागोजी में नेगेटिव है, एक नकारात्मक माना जाता है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे जी के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है या औपचारिक संक्रियात्मक स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय क्या होता है? तो जीन पियाजे जी के औपचारिक या अमूल संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था है जो आपके 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। और इस अवस्था में परिचालन स्तर में जो परिचय देने का उपयुक्त समय होता है वह होता है आंकड़ों का प्रबंधन। अगला जो प्रश्न है गणितीय प्रक्रिया क्या नहीं होती है? तो सभी लोग जानते हैं कंठस्थ करना, याद करना ये कोई गणितीय प्रक्रिया नहीं होती है। गणितीय प्रक्रिया अभ्यास, प्रैक्टिस पर होता है, नियम टू सूत्र होता है। अगला प्रश्न है गणित की कक्षा में महत्व दिया जाता है? तो कोई भी गणित की कक्ष होगा उसमें किसके लिए महत्व दिया जाता है या किसको महत्व दिया जाता है? तो गणितीय विषय और प्रक्रिया और तर्क पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी हो जाता है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, यह जो कथन है आपके डेविड हिलर के द्वारा दिया गया था। अगला जो प्रश्न है एनसीईएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित का शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है? वह बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना होता है। अगला जो प्रश्न है कि एनसीईएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ चर्चा महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। तो यह महत्व जो कांक्षी इसका अर्थ क्या होता है? मतलब आपने समझ लिया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग गणित की पाठ चर्चा जो है महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह जो महत्वाकांक्षी का है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है परंतु जब समस्याओं को हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ होगी?
जब आपकी नियुक्ति होगी, आपके कक्षा का एक बालक है जिसका नाम अनिल है, वह सभी प्रश्नों को मौखिक उत्तर तो देगा, यानी मुंह से बोल देता है, लेकिन जब आप उसे लिखने के लिए बात करेंगे, समस्या को हल करने के लिए बात करते हैं, तो वह गलतियां कर देता है। उसके लेखन में गलतियों को अगर हटाने हेतु जो उपचारात्मक विधि हमारी सर्वश्रेष्ठ होती है, वह विधि हमारी कहलाती है। उसे ऐसे कार्यपत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई है। अगला जो प्रश्न है कि हमारी विद्यालय पाठचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य क्या है। उसके लिए युगल आधार वाक्य जो होता है, किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए, किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ या मजबूत बनाया जाए। अगला, शून्य की खोज किसने की। सभी लोग जानते हैं शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने की। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था। तो सांख्यिकी में जो है प्रसारण का विश्लेषक नामक विधि का जो मुख्य श्रेय जाता है वह R.A. फिशर को जाता है। इसके साथ अगला प्रश्न है, हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया। तो श्रीधरन ने दिया था। जी हाँ, हासिल का संप्रत्यय का गणित को सर्वप्रथम किसने दिया, श्रीधर ने किया। ये भी VVIP कैटेगरी का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है सिलेक्शन की दृष्टि से, एग्जाम में संभावित प्रश्न की दृष्टि से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर बात करते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, 3 होती है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, अगर प्राकृत संख्या आएगा तो सबसे 1 हो जाती है। अगला, गणित विज्ञान क्या है। तो गणित सभी लोग जानते हैं एक घटनाओं का विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित या किसका कथन है, स्टेटमेंट है, परिभाषा है। तो गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित ये कथन, ये स्टेटमेंट नेपोलियन ने दिया था, नेपोलियन का स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च कक्षा में गणित की कौन से शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है। तो उच्च कक्षा की बात कर रहे हैं और इसमें गणित में शिक्षण विधि में सबसे ज़्यादा लाभदायक प्रॉफिट की बात करते हैं, वह हमारी निगमन विधि कहलाती है। नियम 2 आपके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा क्या है। तो गणित की सबसे प्राचीन शाखा जो कहलाती है वह हमारी अंक गणित कहलाती है। छोटी कक्षाओं के लिए जो उपयोगी विधि कहलाती है सभी लोग जानते हैं आगमन विधि कहलाती है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में नियम जो है ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं तो उनको एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर बताया जाता है। तो उदाहरण टू नियम अर्थात छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी जो विधि कहलाएगी वह हमारी आगमन विधि कहला जाएगी। अगला है, आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है। तो आगमन विधि जो होता है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। तो ह्यूरिस्टिक विधि का जो केंद्रीय सिद्धांत कहलाता है वह स्वयं करके सीखना कहलाता है। अगला, उदाहरण से नियम बनाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलता है, उदाहरण से नियम की ओर सूत्र चलता है। गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है, कई बार पूछा गया है। तो गणित सार संग्रह आपके महावीराचार्य जी की पुस्तक है। ठीक है, किसने लिखी गणित सार संग्रह। तो आपके महावीराचार्य जी ने लिखी, ये भी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है। लीलावती पुस्तक के जो लेखक कहलाते हैं वह हमारे भास्कराचार्य द्वितीय। ठीक है, प्रथम मत करिए आइएगा, अक्सर आप लोग गलती कर देते हैं और प्रथम करके चले आते हैं। तो लीलावती पुस्तक के जो लेखक हैं आपके भास्कराचार्य द्वितीय है। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई है, इलाहाबाद में की गई है। और किसने की है, प्रोफेसर BN प्रसाद ने किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला है, गणित विज्ञान की रानी है किसका कथन है। तो गणित विज्ञान की रानी आपके गॉस का कथन है, आपने पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है। तो गणित वह परिभाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह जो कथन है गैलीलियो का कथन हो जाता है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, यह कथन किसका है। तो गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, यह कथन बेल का कथन है, नोट कर लीजिएगा। तो ये रहे हमारे मैथ्स पेडागोजी के टॉप 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।